बात करेंगे राम मंदिर की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के पूरे मामले को लेकर सनातनियों में उबाल देखा जा रहा है। वो हर हाल में रामद्रोहियों को इस महापाप की सजा दिलवाना चाहते हैं। अब इसी क्रम में अभी तक 8 गिरफ्तारियां भी पुलिस के द्वारा की जा चुकी हैं और इन 8 आरोपी समेत ट्रस्ट के पदाधिकारियों को लेकर रोजाना नए खुलासे भी हो रहे हैं और ये खुलासे बेहद चौंका देने वाले हैं। सबसे पहले रुख करते हैं आरोपी अनुकल्प मिश्रा से जुड़ी हुई खबर का, जहां पर उनको लेकर ये खबर मिल रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ा हुआ यह खुलासा नंबर 1 है, जिसमें 2 साल में अनुकल्प मिश्रा की संपत्ति कई गुना बढ़ गई। पिछले साल अयोध्या में 60 लाख रुपए का फ्लैट अनुकल्प मिश्रा के द्वारा खरीदा गया। अयोध्या के इनायत नगर में एक फार्म हाउस भी इसके द्वारा बनाया गया। अब 10 बिस्वा जमीन पर अनुकल्प मिश्रा का फार्म हाउस। आप सोचिए कि 2 साल के अंतराल में जो संपत्ति थी उसमें कई गुना इजाफा हुआ। 60 लाख रुपए का फ्लैट इस व्यक्ति ने लिया। साथ में जो चढ़ावा था वो किस स्तर पर चुराया जा रहा था, इस खबर को जानने के बाद में आप ये समझ सकते हैं। फार्म हाउस बनवाया गया, घर खरीदा गया। सबसे बड़ा खुलासा ये यहाँ पर हुआ है और अभी भी अनुकल्प मिश्रा से लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है। जो खाते हैं वो खंगाले जा रहे हैं और कितनी नकदी जो थी वो चुराई गई, कैश में कैसे पैसा आ रहा था, ये वो बड़े सवाल हैं जो कि अभी भी लगातार बने हुए हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होते जा रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जो सबसे प्रमुख नाम है वो है अनुकल्प मिश्रा का। राम मंदिर ट्रस्ट में 15,000 की नौकरी करने वाला एक मामूली सा कैशियर आखिर कैसे कुछ सालों में ही, कुछ महीनों में ही लखपति बन गया, इसकी पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों पे गौर करिए। ये अनुकल्प मिश्रा का गांव है और इस गांव के बाहर उसने देखिए ये शानदार एक फार्म हाउस तैयार किया था। कहा यह जा रहा है कि कुछ महीने पहले ही इस लैंड की परचेजिंग की गई थी और यहाँ पर बाकायदे फार्म हाउस का निर्माण कराया जा रहा था। यहाँ पर अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये कंस्ट्रक्शन है, हालांकि अभी ये टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसको एक आलीशान तरीके से बनाने की पूरी योजना बताई जा रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर कुछ गाय बंधी हुई हैं और कहा यह जा रहा है कि 30 अप्रैल को जो राम कथा हुई थी वो इसी फार्म हाउस में हुई थी और इस राम कथा में बाकायदे चंपत राय के साथ साथ गोपाल राव जो हैं वो भी शामिल हुए थे। और देखिए आप ये पेड़ों पर जो रामनामी झंडे हैं वो यहाँ पर लगे हैं, तो निश्चित तौर पे इस फार्म हाउस को वो और बड़ा रूप देना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही वो पुलिस के हाथे चढ़ गया, क्योंकि उसकी जो करतूत थी वो दुनिया के सामने आ चुकी है। फिलहाल सिर्फ ये फार्म हाउस नहीं बल्कि इसके अलावा करोड़ों रुपए की संपत्ति उसने अर्जित कर रखी थी और अब जांच एजेंसियां बाकायदे अनुकल्प मिश्रा जो महज 22 साल का एक लड़का था उसकी जांच कर रही हैं, वित्तीय लेन देन की जांच की जा रही है। बताया यह जा रहा है कि इस फार्म हाउस के अलावा फैजाबाद में भी उसने 60 लाख रुपए का एक आलीशान मकान खरीदा था। तो जिस तरीके से अनुकल्प मिश्रा के ऊपर तमाम तरह के जो आरोप लग रहे हैं, फार्म हाउस और तमाम जो संपत्तियां अर्जित की जा रही, हमारे साथ देखिए इनके दादा हैं, हम उनसे बात करेंगे। अनुकल्प को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से उसका जो नाम सामने आया है चढ़ावा चोरी में राम मंदिर को लेकर, क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? कुछ भी नहीं। विश्वास हो रहा है कि आपका एक छोटा सा जो नाती था वो इतना बड़ा काम कर देगा? लेकिन पुलिस के हाथ बहुत पुख्ता सबूत लगे हैं, चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हुआ है। इस चीज को हमें नहीं मालूम, किसी चीज का नहीं मालूम है। हम सिर्फ गांव में रहते हैं, यही स्थान है, इसी में 24 घंटा आप गाँव में रहेंगे। आप यही रहते हैं जी। और वो कब आता था यहाँ पर? यहाँ कभी कदार आ गया, नहीं तो नहीं आता है। उसके बाद नहीं रहता, पढ़ाई कर रहा था, ये जानते हैं। अच्छा, आप ये समझते थे कि पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो तो वहाँ पर नौकरी करता था राम मंदिर में? इसका हमें कुछ नहीं मालूम, हम तो ये जानते हैं कि वो पढ़ाई कर रहा है जी। लेकिन आपके पास ये खबर आई होगी कि वो चढ़ावा चोरी में शामिल था, जो भक्त चढ़ावा चढ़ाते थे भगवान राम को, उसको वो चोरी करता था। हाथ में थोड़ी सी आपको लगा कि नहीं, सिक्योरिटी होने के बावजूद वो चोरी कैसे करेगा, कोई भी इंसान करेगा कैसे, आप ये बताएंगे मुझे? जहाँ 24 घंटा सिक्योरिटी हो
उस जगह पे कैसे चोरी हो सकती है? यही तो सवाल है कि सुरक्षा करने वाले ही जब चोर हो जाए तो फिर क्या बताया जाए? वही चीज है। हाँ? ये तो किसी के ऊपर आरोप लगाया जा सकता है। नहीं, आरोप नहीं लग रहा है, वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं, वो पकड़े गए हैं लोग। सवाल ही नहीं, हम इस चीज को मानने को तैयार नहीं। अब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने के पूरे मामले को लेकर देवकी नंदन ठाकुर का भी बयान सामने आया। अगर ये सच है तो सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच जारी है, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूं। पूरे मामले में सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, कोई IAS IPS या फिर नेता बोर्ड में नहीं होना चाहिए। ये बात भी देवकी नंदन के द्वारा कही गई है। आपको सुनवाई सकता है उस पर, जिससे आगे बचाया जाए युवाओं को, धर्म को, सभी को। उसके लिए एक ही ऑप्शन है, सनातन बोर्ड, 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्यों के माध्यम से सनातन बोर्ड बनाया जाए। गरीबों को वो धन लगे, राम जी का जो धन है, माता का जो धन है, बालाजी का जो धन है, वो गरीबों की हेल्प में लगे और वो मॉडर्न गुरुकुलम्स बने, गौशालाएं बने, हॉस्पिटल्स बने, जिससे सनातन युग युगांतर तक इस धन का सदुपयोग कर सके। धन्यवाद। कुछ ट्रस्ट के पदाधिकारी आरोपों के घेरे में हैं, उन पर भी आरोप लगे हैं। जो अधिकारी, जो IAS IPS जो भी अधिकारी हैं, वो मैं कह रहा हूँ किसी भी हैं, कोई भी हैं, क्या वो धर्म को जानते हैं? अगर मैं पत्रकारिता नहीं जानता तो मैं पत्रकारिता कर नहीं पाऊंगा। वैसे ही धर्म का काम धर्माचार्यों को देना चाहिए, बाकी का काम और कोई IAS IPS अधिकारी, सरकारी अधिकारी, नेता, इनमें उस सनातन बोर्ड में नहीं होना चाहिए। लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। अब धर्मगुरु भी खुलकर मुखर तौर पर इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर अयोध्या से ही हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विनोद मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मनीष यादव भी हमारे साथ में राम की नगरी अयोध्या से ही जुड़ गए। सबसे पहले विनोद मिश्रा का रुख कर लेते हैं। विनोद, फिलहाल लगातार जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन कितनी आगे बढ़ी है और अनुकल्प मिश्रा को लेकर क्या कुछ अपडेट रिसेंटली सामने आ रही है? देखिए, चूंकि जो 8 आरोपी हैं वो फिलहाल जुडिशियल कस्टडी के जेल में है, वो लिहाजा कल पुलिस ने परमिशन लेकर लोकल मजिस्ट्रेट से और उनसे पूछताछ की है। जो IO इस पूरे मामले के हैं, उन्होंने उनसे करीब 2 से 3 घंटे तक पूछताछ की जेल में जाकर, और उस पूछताछ में जो बातें सामने आई उसमें एक मनी ट्रेल की कहानी सामने आई है। दरअसल कहा जा रहा है कि एक लंबे समय से ये पूरा चोरी का धंधा चल रहा था, तो पैसे जो है बड़ी संख्या में जो है वो चुराए गए। अब उसका बंटवारा कैसे हुआ, किसके पास कितना है, चूंकि अब तक पुलिस ने जो है करीब 79 लाख 85 हजार रुपया बरामद किया, करीब 80 लाख के बरामदगी हुई है। और सबसे बड़ी रकम जो है वो अविनाश शुक्ला के यहाँ से बरामद हुई है, करीब 20 लाख कैश वहां से बरामद हुआ था। तो ये पुलिस जांच कर रही है कि आखिर ये पैसे जो चुराए गए क्या वो सभी घर पे रखे थे या उसकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हुआ। जैसे कि हमने देखा तस्वीरें किस तरीके से बड़े सारे फार्म हाउसेस बनवाए गए, बड़े सारे प्रॉपर्टीज खरीदी गई, यहाँ तक कि अपने घरों में जिनका रहन सहन था वो भी बिल्कुल बदल गया था। घरों में माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर, ये सब कुछ खरीदे गए और माना जा रहा है कि ये इसीलिए हुआ। इसीलिए जो जांच एजेंसी है वो न सिर्फ आरोपी के बल्कि आरोपी के घर वालों के और उनके रिश्तेदारों के भी आधार कार्ड और पैन कार्ड की जांच करेगी, जिसके बिहार पर ये पता चल पाएगा कि कितने लाख कहीं बड़े पैसे का ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ है। बैंकों से डिटेल मांगी गई है जहां पे इनके अकाउंट्स हैं कि इन अकाउंट्स में कितनी रकम और किस दौरान जमा की गई है, ताकि एक पूरी मनी ट्रेल का दस्तावेज मिल पाए। क्योंकि जो अभी पैसा बरामद हुआ है वो बहुत कम है, 80 लाख रुपए बहुत कम है। एजेंसी को लगता है, जांच करने वाली एजेंसी को लगता है कि ये मामला इससे बड़ा है और बड़ा मनी ट्रेल हुआ है। कई सारे जो जेवर हैं, जो कई सारी चीजें हैं वो मिसिंग बताई जा रही है। श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ ये पूरा मुद्दा है। फिलहाल विनोद आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। 8 आरोपियों में से 6 एक सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। जिन 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है वो सभी में से जो 6 आरोपी हैं उनका कनेक्शन सीधे एक कंपनी के साथ में बताया जा रहा है। वाराणसी की एक सुरक्षा एजेंसी है जिसके साथ में ये आरोपी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। नकदी गिनने के लिए बैंक ने 19 नाम जो थे वो सुझाव के तौर पर दिए थे। वहीं एजेंसी का ये दावा है कि ट्रस्ट की सिफारिश वाले लोगों को रखने के लिए यहां पर कहा गया था। ये सिफारिशें क्यों लड़ाई जा रही थी? मनीष, फिलहाल ज्यादा जानकारी दीजिए इस पूरे मुद्दे के ऊपर और आखिरकार एजेंसी से कैसे ये हायरिंग हुई और 6 के 6 जो लोग हैं वो एक ही एजेंसी के साथ में जुड़े हुए बताया जा रहा है। देखिए, चूंकि जो हुंडी की काउंटिंग है वो SBI बैंक को सौंपी गई थी। SBI बैंक ने निजी आउटसोर्स
कंपनी की सहायता ली है, वो निजी आउटसोर्सिंग कंपनी बताया ये जा रहा है कि ट्रस्ट की रिकमेंडेशन पर हायर की गई थी। वो सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज है जो बनारस में जिसका कार्यालय है, और उसी कंपनी ने ये कर्मचारी सप्लाई किए थे। 6 कर्मचारी थे और कर्मचारी कंपनी ने अपने मर्जी से नहीं रखे थे, बल्कि ये भी ट्रस्ट के पदाधिकारियों की रिकमेंडेशन पर रखे गए थे, जिसमें लव कुश और अनकल्प ये अनिल मिश्रा ने रखवाए थे। जो मनीष यादव है वो टिन्नू यादव का भतीजा है, जिसकी रिकमेंडेशन चंपत राय ने की थी। इन कर्मियों को हर 15 दिन पर हर महीने रोटेट करना था, मतलब ये 6 कर्मी, बाकी जो दूसरे 6 कर्मी है वो इनकी जगह ले लेते हर 15 दिन बाद। लेकिन जब ऐसी व्यवस्था एसबीआई ने की, आउटसोर्स कंपनी को निर्देशित किया, तो ट्रस्ट में ही पदाधिकारियों ने ही एसबीआई के अधिकारियों पर दबाव डाला कि किसी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। यही कर्मचारी लगातार हुंडी काउंटिंग से जुड़े रहेंगे और यही कर्मचारी हुंडी काउंटिंग कराएंगे। ऐसे में एसबीआई पर जब दबाव पड़ा तो एसबीआई ने भी पुरानी व्यवस्था को ही जारी रखा और यही कर्मचारी हुंडी काउंटिंग में लगे रहे। तो भाई भतीजावाद चल रहा था, अपने को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। और कल जब जेल में जाकर पूछताछ हुई है इन 8 आरोपियों से, तब जाके चीजें सामने आई हैं कि टिन्नू और सुभाष श्रीवास्तव कैसे इस पूरे जो गबन है उसके हिस्सेदार थे। टिन्नू की भूमिका क्या थी, सुभाष श्रीवास्तव की भूमिका क्या थी, कैसे इनके बीच बंदरबाट हुआ करता था। अकाउंट डिटेल भी इनकी और इनके परिवारजनों की पुलिस की टीम ने ली है, उनको भी बैंक में भेजकर मिलान करवाया गया है। वो भी कैसे मल्टीप्लाई हुई है और 2 साल के अंतर्गत ही ऐसे कैसे आपकी प्रॉपर्टी में इतना बड़ा इजाफा देखा जा सकता है, ये भी साफ संकेत देता है कि कैसे जो पैसा था चढ़ावे से चुराया जा रहा था। मनीषा बने रही है हमारे साथ, लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही, राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ा हुआ ये अपडेट। आरोपियों के खाते से कमाई से कई गुना ज्यादा जो ट्रांजैक्शंस थे वो पाए गए हैं। साल भर की ट्रांजैक्शन डिटेल से ये बड़ा खुलासा हुआ है। ट्रांजैक्शन डिटेल्स का सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया गया, ये भी फिलहाल जानकारी सामने आ रही है। विनोद, जो ट्रांजैक्शंस थे, जो डिटेल सामने आई हैं, उनको सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल जो कमाई थी वो बड़े स्तर पर मल्टीप्लाई होती हुई देखी गई है। और इसके सिवाय जो 8 आरोपी हैं और भी कई सारे लोग जो हैं वो जांच के दायरे में, 100 से ज्यादा लोगों की सूची बनाई गई है। कितने लोगों से फिलहाल जो सवाल जवाब है वो कर लिए गए हैं? देखिए, पुलिस का मानना है कि ये जो मामला है इसका जांच का दायरा बढ़ाना होगा। करीब 150 ऐसे गवाह हैं जिनसे पूछताछ हो रही है, जिससे करीब 80 के खिलाफ को जो है नोटिस जारी करके उससे पूछताछ हुई है। तो एक बड़ा मामला है, क्योंकि कहा जा रहा है, जिस तरह की एजेंसी से दावा किया और एसआईटी ने अपनी जो प्रारंभिक रिपोर्ट सबमिट की थी, उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि ये खेल जो है, चोरी का ये खेल जो है लंबे समय चल रहा था, 2-2.5 साल से चल रहा था। तो एक लंबे समय से अगर आप डेली 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक चोरी कर रहे हैं तो एक बड़ा अमाउंट हुआ। ये अमाउंट कहाँ गया, ये 8 लोगों ने उसको कहाँ इन्वेस्ट किया, यही जानना, यही मनी ट्रेल जानना जो है एजेंसी की सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि आपको ये कोर्ट में प्रूफ करना होगा, वरना केस आपका कमजोर हो जाएगा। आपको बताना होगा कि हमने इतने करोड़ रुपए की चोरी हुई है और इसमें से इतने करोड़ रुपए में से इन्होंने इतने रुपए यहाँ इन्वेस्ट किए, इन्होंने इतने रुपए यहाँ इन्वेस्ट किए। तो पूरी ट्रेल आपको देनी पड़ेगी, तभी कोर्ट में आप इनके अपराध को साबित कर पाएंगे। इसीलिए एजेंसीज ना सिर्फ उन आरोपियों के बल्कि उनके रिश्तेदारों के, उनकी फैमिली वालों के भी जो आधार कार्ड है और जो उनका पैन कार्ड है उसकी डिटेल लेकर जांच कर रही है। क्योंकि उस पैन, अगर आपने बड़ी प्रॉपर्टी ली है, ट्रांजैक्शन 1 लाख से ज्यादा का है, तो आपको पैन कार्ड जो पेश करना हुआ होगा, तो आपने पैन कार्ड दिया होगा। तो वो, क्योंकि जो कैश जमा था वो तो रिकवर हो गया, जो कैश के घरों से मिला है उसकी रिकवरी तो हो गई है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है, जो जिस तरह के आलिशान फार्म हाउसेस बने हैं, बड़े सारे प्लॉट्स लिए गए हैं, तो बाकी घरों में सामान लिए गए, महंगे सामान खरीदे गए हैं, तो ये जो खरीदा गया होगा इसमें आपको पैन कार्ड का इस्तेमाल किया होगा। तो क्या इन्होंने अपने नाम से लिया, अपनी पत्नी, बच्चों या अपने किसी रिश्तेदार के नाम से लिया, इन्वेस्टमेंट के तौर पर प्लॉट खरीदने के लिए, फार्म हाउस खरीदने के लिए दिए गए, उसका खुलासा तो भले ही हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जो पैसे खर्च किए जा रहे थे बनवाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, उसका अभी तक हिसाब किताब सामने भी नहीं आया। यही कारण है कि सवाल और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। लेकिन इस सबके बीच में टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी से भी पूछताछ की जाएगी जांच एजेंसियों के द्वारा। मंदिर के कोष के बारे में पुलिस के द्वारा पूछताछ की जाएगी। तो अब एक के बाद एक जो लोग हैं उनसे पूछताछ का दायरा बढ़ाया जा रहा है। जो पूरा ट्रस्ट बनाया गया था, ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष थे गोविंद गिरी, उनसे भी अब पूछताछ की जाएगी। मनीष,
देखिए, चूंकि कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि कोष की पूरी प्रक्रिया उनकी निगरानी में संपन्न हो। कोष कितना आ रहा है, कितना चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है, कितना बैंक में जमा जा रहा है, रिकॉर्ड पर उनके साइन भी होते हैं, प्रतिदिन रिपोर्ट बनती है, मंथली रिपोर्ट बनती है, ट्रस्ट में पेश की जाती है, वो कोषाध्यक्ष ही पेश करते हैं। तो सीधा जिम्मा गोविंद गिरी महाराज का है। क्या वो इस जिम्मेदारी से अलग थे? क्या चंपत राय ने उनको इस जिम्मेदारी से अलग कर रखा था और सीधा कमान चंपत राय के हाथों में थी? तो इन्हीं बातों की पड़ताल के लिए पुलिस ने गोविंद गिरी से पूछताछ करने का फैसला लिया। उनके बयान भी दर्ज किए जाएंगे, उनसे भी जानकारी ली जाएगी कि क्या जो डेली चढ़ावा आता था और अलग अलग तरीकों से जो चढ़ावा आता था उसमें उनकी क्या भूमिका थी। बैंक ने जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी रखे थे और वो ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं उनकी सिफारिश पर रखे गए हैं, क्या इसकी जानकारी उनको थी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो उनसे जानना बहुत जरूरी है और इसीलिए अयोध्या पुलिस ने ये पूछताछ करने का फैसला लिया है कि गोविंद देवगिरी जी महाराज इस पूरे मामले में उनकी भूमिका को देवगिरी हो या फिर चंपत राय हो, अगर इतने बड़े स्तर पर जो पैसा था उसकी हेरफेर की जा रही थी तो कैसे इन लोगों को नहीं पता था? इस बीच एक बड़ी खबर, आज ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा से भी पूछताछ हो सकती है, गोपाल राव से भी जांच एजेंसियां पूछताछ कर सकती है, वहीं कैशियर नियुक्ति में सिफारिश को लेकर भी पूछताछ की जा सकती है। इससे पहले पुलिस ने मंदिर के कई सारे कर्मचारी ऐसे थे जिनके साथ में पहले ही पूछताछ कर ली है। कुछ सुरक्षा कर्मियों की भी मिलीभगत का शक इसमें बताया जा रहा है कि बिना सिक्योरिटी को तोड़े हुए कैसे ये पैसा बाहर आ रहा था, तो उनकी भी मिलीभगत हो सकती है, कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा। आरोप ये लग रहे हैं कि कैश ले जाते वक्त आरोपियों को सतर्क किया करते थे सुरक्षा कर्मी। इनके अलावा 70 से 80 लोगों को नोटिस जारी करके जांच में शामिल होने के लिए विनोद फिलहाल कह दिया गया है। यानी कि जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं जो गेट पे खड़े हैं उन तक का इन्वॉल्वमेंट अब बताया जा रहा है। देखिए, क्योंकि लंबे समय से ये खेल चल रहा था तो भूमिका बहुत सारे लोगों की हो सकती है। हालांकि जो कल पूछताछ हुई, जो आईओ इस पूरे मामले के हैं, उन्होंने जाके जेल में जो पूछताछ की उसमें जो आरोपी ने बताया है कि बेसिकली वो सभी ट्रस्ट के लोगों के बहुत करीबी थे, खासतौर पर टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव। ऐसे लोग जब चोरी करके पैसे जो बाथरूम में रखे छिपा दिए जाते थे उसके बाद उसको आसानी से ले जाते थे, उनकी चेकिंग, उनकी फ्रिस्किंग नहीं होती थी क्योंकि ये लोग फ्रिक्वेंटली जाते थे। अब अंदाजा लगाइए टिन्नू यादव के बारे में कि टिन्नू यादव का नंबर अयोध्या के हर पुलिस वाले के मोबाइल में है, क्योंकि जितनी भी वीआईपी दर्शन होते थे, जो भी लोग वीआईपी अंदर जाना चाहते थे वो सब टिन्नू यादव की वजह के जरिए जाते थे और जिसको भी अपने लोगों के, अपने गेस्ट की वीआईपी दर्शन करा रहे थे तो टिन्नू को फोन करता था और टिन्नू सारा अरेंजमेंट करता था। तो टिन्नू यादव की भूमिका बहुत बड़ी थी। वो एक तरह से ट्रस्ट में जिस तरह से चंपत राय की हैसियत थी, माना जाता था कि टिन्नू राय जो कह रहा है वो चंपत राय कह रहे हैं, जो टिन्नू यादव का फैसला है वो चंपत राय का फैसला है, और इसीलिए टिन्नू यादव और इनसे जुड़े हुए लोगों की चेकिंग फ्रिस्किंग बहुत ज्यादा नहीं होती थी। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों की भूमिका हो सकती है, उसके लिए पूछताछ की जा रही है, उनके लिंकेज को एस्टैब्लिश किया जा रहा है। जो कुछ नियम बनाए गए थे वो सभी के लिए होने चाहिए थे, वो कुछ लोगों पर अप्लाई ही नहीं कर रहे थे नियम, ये भी गलत है, ये भी सवाल खड़े करता है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में संघ प्रमुख को डिटेल रिपोर्ट भेजी गई है। ये सूत्र बता रहे हैं राम मंदिर की व्यवस्था और चढ़ावे का जो ब्यौरा है इस रिपोर्ट में बकायदा संघ को दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर संघ कोई बड़ा फैसला लेने के बारे में सोच रहा है, ये इंटरनल सूत्र बता रहे हैं। ट्रस्ट की होने वाली बैठक के पहले ये रिपोर्ट का भेजना, ब्यौरा देना, डिटेल्स संघ को बताना, कई सारे अहम जो बातें हैं, खुलासे हैं वो सामने रखता है। ट्रस्ट के कुछ बड़े पदाधिकारियों के साथ में आरएसएस ने जो एक रिपोर्ट है वो बनाई है और रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट के पुनर्गठन को लेकर यहां पर ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात मनीष कही जा रही है। देखिए, बिल्कुल चूंकि ये पूरा मामला संघ की जानकारी में भी है तो ऐसे में संघ से जुड़े जो पदाधिकारी हैं वहां ट्रस्ट के लोगों ने उन्हें रिपोर्ट भेजी है, उन्हें एक एक डिटेल से अवगत कराया। मंदिर निर्माण में और मंदिर आंदोलन में संघ की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में अगर यहाँ कोई गड़बड़ी होती है तो संघ को जानना बहुत जरूरी है। हालांकि खबरों के जरिए लगातार संघ प्रमुख तक भी ये बात पहुंच रही है, लेकिन एक जो अपना अंदरूनी सिस्टम होता है उसके तहत संघ को भी ये जानकारी भेजी गई है, पूरी रिपोर्ट भेजी गई है। राज्य सरकार ने भी केंद्र सरकार को इस रिपोर्ट को शेयर किया था, जो एसआईटी ने रिपोर्ट दाखिल की थी। उसके बाद फिर एफआईआर की पटकथा तैयार की गई थी, क्योंकि
प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, अयोध्या को लेकर लगाव किसी से छिपा नहीं है। और राम मंदिर में जो भी विकास काम हुए, अयोध्या शहर में जो भी विकास काम हुए, दोनों की सहमति से हुए हैं। अयोध्या विश्व पटल पर छाई रहे, इसकी दोनों की कोशिश रहती है। तो ऐसे में चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार या फिर जो ट्रस्ट में जो विहिप के प्रतिनिधि शामिल हैं, उनकी तरफ से ये जानकारी संघ प्रमुख को दी गई है। बिल्कुल मनीष, और आस्था का ये विषय है। हर एक गरीब से गरीब व्यक्ति ने भी मंदिर के लिए चढ़ावा चढ़ाया था और इस तरीके से आस्था के साथ में खिलवाड़ करना बेहद गलत है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आरोपियों ने चढ़ावा चोरी की बात को कबूल लिया है, सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दे रही है। कई सारे जो आरोपी हैं, 8 तो मुख्य आरोपी हैं, उसके सिवाय कई सारे लोगों को और भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो ये सबूत मिले हैं कि आरोपियों से करीबन 2 घंटे जब पूछताछ हुई है तो आरोपियों ने, जिसमें अनिल मिश्रा, टिन्नू का नाम भी शामिल बताया गया है, सबसे लंबी पूछताछ की गई और सबसे लंबी पूछताछ अविनाश शुक्ला के साथ में पुलिस के द्वारा की गई। आरोपियों ने यह भी बताया है कि दान राशि की गणना की प्रक्रिया में अनिल मिश्रा की प्रमुख भूमिका हमेशा से रही थी। सबसे ज्यादा बरामद की भी अविनाश शुक्ला से लिहाजा की गई, यानी कि जो पैसे बरामद किए गए, जो कैश बरामद किया गया, वो भी अविनाश शुक्ला से ही सबसे ज्यादा बरामद किया गया। सूत्रों की माने तो पूछताछ में ये पता चला है कि टिन्नू के पास गणना कक्ष की चाबी रहा करती थी, दूसरी चाबी बैंक कर्मियों के पास में होती थी। इन सभी की मिली भगत से ही जो रकम थी वो इन कमरों से चुरा ली जाती थी। टिन्नू और बैंक कर्मियों की मिली भगत इसमें बताई गई है, ये कबूला गया है लोगों के द्वारा। बैंक कर्मी भी चोरी का जो रकम होती थी उसका हिस्सा अपने साथ में ले जाया करते थे। आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में यह भी बताया कि टिन्नू यादव से मिली भगत होने की वजह से ही चोरी आसानी से की जाती थी। कोई भी सवाल करने वाला नहीं रहता था क्योंकि चाबी ही इनके पास में होती थी। यही लोग निगरानी के लिए होते थे। ट्रस्ट के पदाधिकारी के करीबी होने की वजह से उनकी कहीं कोई भी चेकिंग नहीं की जाती थी। सबसे ज्यादा शॉकिंग पार्ट तो ये है क्योंकि सिक्योरिटी के लोग भी मिले हुए बताए जा रहे हैं। ये सब जानकारी सूत्रों के हवाले से फिलहाल सामने आ रही है। यही कारण है कि चेकिंग नहीं होती थी और आप काउंटिंग में इन्वॉल्व थे तो आप पैसे लेकर वहां से निकल जाते थे बिना अपनी चेकिंग करवाए हुए। बाकायदा ये कहा जा रहा है कि बैग भर भर के रकम को चुराया जा रहा था। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी में एक और बड़ा खुलासा सामने ये हुआ है कि पुलिस की जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है। ट्रस्ट में अनिल मिश्रा की पैरवी पर कई सारे जो कर्मचारी थे वो रखे गए, यानी कि उनकी सिफारिश के ऊपर कर्मचारी रखे गए थे। अपने ही लोगों को ये चढ़ावे की गिनती और सिक्योरिटी के कामों में लगा रहा था। अनुकल्प और लवकुश दोनों अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं। लवकुश और अनुकल्प से पुलिस ने पूछताछ कर ली है। वहीं सुभाष श्रीवास्तव सहित सभी आरोपियों के साथ में पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में आरोपी चढ़ावा चोरी की बात कबूलते हुए भी नजर आए पुलिस के साथ में। वहीं टिन्नू के पास काउंटिंग रूम की चाबी रहा करती थी, ये सूत्र बता रहे हैं। एक चाबी बैंक कर्मी के पास में रहती थी। वहीं कैमरे कहां पर लगे हुए हैं ये बात भी सभी को पता थी। जाहिर तौर पर कैमरा से जो सीसीटीवी सिक्योरिटी के लिए लगाए गए थे उनसे बचकर इन लोगों के द्वारा निकला जा रहा था क्योंकि इनको पता था कि कैमरे कहां पर है, सिक्योरिटी कहां पर है, चाबी किसके पास है, कैसे पैसे चुराने और कैसे पैसे लेकर वहां से फरार हो जाना है। चंपत राय को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा सामने ये हुआ है इन्वेस्टिगेशन में कि पुलिस ने चंपत राय से 3 घंटे तक पूछताछ करी है। चढ़ावा चोरी को लेकर पूछताछ पुलिस के द्वारा की जा रही चंपत राय से ट्रस्ट से जुड़े हुए कई सारे सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि चंपत राय से सिर्फ चढ़ावा चोरी पर ही नहीं सवाल किए गए हैं बल्कि पूरी व्यवस्था जो सिस्टम क्रिएटेड था उसको लेकर सवाल किए गए हैं चंपत राय से। अब उनके जवाबों का मिलान दूसरे गवाहों के बयानों के साथ में किया जा रहा है और जांच में जो दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जो दस्तावेज इकट्ठे किए गए हैं, जो रिपोर्ट्स फॉर्म की गई हैं, जो अन्य आरोपियों के साथ में पूछताछ की गई है, अब दोनों के बयानों को, यानी कि चंपत राय और जो अन्य लोग काम कर रहे थे, चाहे वो सिक्योरिटी के हो, चाहे वो अंदर काम करने वाले काउंटिंग के लोग हो, जिन जिन के बयान दर्ज किए गए हैं, सभी बयानों का मिलान किया जा रहा है ये चेक करने के लिए कि किस बयान में कितनी सच्चाई है। पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है और इस बीच देश में सनातनियों में जो उबाल है वो देखा जा रहा है। ऐसे में कौन कौन से वो सवाल हैं एक बार उसके ऊपर भी हम नजर डाल लेते हैं क्योंकि चंपत राय से पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। एक नजर डालते हैं कि आखिरकार चंपत राय से पुलिस ने जब 3 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की तो कौन से वो सवाल है जो चंपत राय से किए गए। ये हमारे सूत्र हैं जो कि ये सवाल बता रहे हैं। पूछताछ में चंपत राय से क्या क्या कबूला है ये भी आपको बता दें। जब पुलिस ने पूछा चंपत राय से कि ट्रस्ट की बैठक में चढ़ावे की जानकारी क्या सबको दे दी जाती थी, क्या हर बार बैठक में चढ़ावे का हिस्सा दिया जाता था, ये पुलिस के द्वारा
द्वारा सवाल किया गया चंपत राय थे, उसके जवाब में चंपत राय ने यहां पर कहा कि जानकारी दी जाती थी लेकिन हर लेन देन की डिटेल साझा नहीं की जाती थी। ये चंपत राय कहते हुए नजर आए। हर महीने ये जानकारी दी जाती थी क्या कि कितना चढ़ावा आया और कितना जमा हुआ, क्योंकि डिटेल तो हर महीने दी जानी चाहिए। चंपत राय से पुलिस ने पूछा तो चंपत राय ने कहा कि मेरे पास में चढ़ावे की रिपोर्ट कर्मचारियों से होकर पहुंचाया जाती थी, यानी कि मेरे पास किसी के थ्रू रिपोर्ट आती थी। क्या ट्रस्ट के किसी सदस्य ने चढ़ावे को लेकर कभी कोई सवाल उठाया कि गड़बड़ी है या कुछ गलत लग रहा है? तो चंपत राय ने कहा कि चढ़ावे में चोरी की कोई भी ठोस शिकायत पहले से नहीं मिली थी। मुझ तक कोई भी पहले शिकायत किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो ट्रस्ट में था उसने नहीं की। पिछले 1 साल में कितनी बैठकों में दान व्यवस्था पर चर्चा की गई, पुलिस ने यह भी पूछा। उसके जवाब में चंपत राय ने कहा कि कुछ लोग चढ़ावे की निगरानी को लेकर सुझाव दिया करते थे। और इस बीच पुलिस ने जब ये पूछा चंपत राय से कि क्या कभी आंकड़ों को देखकर आपको कुछ असामान्य लगा कि चढ़ावा हो सकता है इससे ज्यादा हो, ये चढ़ावा कम क्यों है, आपको क्या कभी कुछ असामान्य लगा? जब पुलिस ने ये पूछा तो चंपत राय ने कहा कि कभी कोई दिक्कत नहीं आई, ना ही कोई जो सबूत है वो मुझ तक पहुंचा। वहीं दान की गिनती वाले कर्मचारियों को एक ही जगह पर लंबे समय तक क्यों रखा जाता था, ये बड़ा सवाल पुलिस ने चंपत राय से पूछा। तो चंपत राय ने कहा कि बैंक कर्मियों की शिकायत कभी मिली नहीं मुझे, बैंक कर्मियों की शिफ्ट बदलना बैंक की जिम्मेदारी थी, ट्रस्ट की जिम्मेदारी ये नहीं थी, तो हमारा इन्वॉल्वमेंट उसमें था ही नहीं जो हम संदेह करते। क्या टिन्नू यादव ने किसी को नौकरी पर रखने की कभी बात कही थी, किसी की सिफारिश लड़ाई थी? पुलिस ने ये चंपत राय से पूछा। चंपत राय ने कहा कि टिन्नू यादव को सीमित अधिकार थे, उसके पास ज्यादा अधिकार थे ही नहीं। वहीं क्या कभी किसी कर्मचारी के पास से कोई संदिग्ध चीज बरामद हुई, क्या कभी कोई चीज किसी से निकली, क्योंकि सिक्योरिटी चेक तो हुआ करते थे ना, पुलिस ने ये पूछा। तो चंपत राय ने ये कहा कि इससे पहले किसी भी कर्मचारी पर व्यक्तिगत तौर पर कभी भी कोई भी जो शक है वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आया। वहीं पुलिस ने जो आरोपी हैं जिनसे पूछताछ की गई है उनके बारे में भी यहां पर चंपत राय से पूछा। पुलिस ने पूछा कि अनिल मिश्रा, गोपाल राव को दान व्यवस्था की कितनी जानकारी थी, क्या उनको जानकारी थी भी या नहीं थी? तो इसके ऊपर चंपत राय ने कहा कि अनिल मिश्रा और गोपाल राव की भूमिका ट्रस्टी या फिर निगरानी के स्तर की ही बताई जाती है। इस सब के बीच में पुलिस ने और भी कई ऐसे सवाल हैं गंभीर जो कि चंपत राय से पूछे। बाकायदा चंपत राय ने जो जवाब दिए हैं, अब उन जवाबों का जो मिलान है वो अन्य आरोपियों के बयानों के साथ में किया जा रहा है। सबके बीच में एक बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर चढ़ावे चोरी के पूरे मामले के ऊपर दोपहर 1 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अरविंद केजरीवाल दरअसल इस पूरे मुद्दे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर सरकार के ऊपर हमला जरूर उनके द्वारा बोला जाएगा। इससे पहले भी चाहे समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर अन्य अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हो, सभी कटघरे में खड़े करते हुए सियासी रोटियां सेकने में जुटे हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर। विनोद ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ में लगातार बने हुए अयोध्या से ही। विनोद, फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या क्या अरविंद केजरीवाल कह सकते हैं? देखिए, चूंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एज लेना चाहती है। आपको याद होगा कि अयोध्या का राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा रहा बीजेपी के लिए और बीजेपी ने इसको लेकर जो है एक लंबी सियासत भी की। अब चूंकि एक ऐसा पिच है ये जिस पर विपक्षियों को लगता है कि वो आसानी से बीजेपी को मात दे सकते हैं, इसीलिए चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, वो लगातार इसको पिच कर इस एजेंडे को पिच कर रही है। आपने देखा कि कैसे कुछ दिन पहले जो है केजरीवाल बाकायदा लखनऊ अयोध्या आए, उन्होंने राम मंदिर में दर्शन किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके पहले उनके सांसद जो है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, उन्होंने बाकायदा 11 डॉक्यूमेंट एसआईटी को सौंपे कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स है जिसमें हम साबित करते हैं कि जो है जो जमीनों का खरीद फरोख्त हुआ उसमें बड़ा घोटाला हुआ, कई 100 करोड़ का घोटाला हुआ। तो आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लगातार बचाना चाहती है। उसको लगता है कि इस मुद्दे पर अगर हम बीजेपी को घेरते हैं तो बीजेपी को आसानी से पटकनी दे सकती है, क्योंकि बीजेपी के लिए ये मुद्दा जिस तरीके इतना सेंटिमेंटल है, अगर विपक्ष इसको मुद्दे को हवा देगा और जिस वजह से हवा दे रहा, चूंकि अब कहा जा रहा कि ट्रस्ट में चोरी हुई है और ये मुद्दा अगर आप जनता के बीच लेके जाते हैं तो ये सीधे सीधे बीजेपी पर मुद्दे को लेकर विनोद अरविंद केजरीवाल को ये भी बताया दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी कि सनातनियों में उबाल बहुत बड़े स्तर पर देखा जा रहा है और आने वाले साल में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में लगातार इस पूरे मुद्दे को सियासी रंग देने की कोशिशों में पॉलिटिकल पार्टीज जुटी
हुई है। फिलहाल विनोद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मनीष, आपका भी अयोध्या से सभी जानकारी देने का शुक्रिया। इसी के साथ में चढ़ावा चोरी के मामले के बीच में एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज की तबीयत बिगड़ गई है। मेदांता हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराए जाने की जानकारी फिलहाल मिल रही है। उनका इलाज जारी है। अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी है, जिसके बाद में उन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज किया गया है। मेदांता हॉस्पिटल में बताया जा रहा है कि उनको एडमिट फिलहाल किया गया है। डॉक्टर्स के द्वारा जो रिपोर्ट है वो अभी साझा नहीं की गई है। चढ़ावा चोरी के मामले के बीच में ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो राम मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष है महंत नृत्य गोपाल दास जी, उनकी तबीयत बिगड़ गई है। हालांकि ज्यादा जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है कि आखिरकार उन्हें क्या हुआ है। हॉस्पिटलाइज फिलहाल उनको तुरंत तबीयत बिगड़ने के बाद में करा दिया गया है। तो एक तरफ लगातार जो सियासी उबाल है इस पूरे मुद्दे को लेकर देखा जा रहा है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का ये पूरा मामला है। सनातनियों में आक्रोश देखा जा रहा है। देश में सवालों की लहर उठ रही है। ऐसे में इस सब के बीच में राम मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी की तबीयत बिगड़ गई है। तबीयत बिगड़ने के बाद में जितने भी सेवादार हैं और ट्रस्ट के अन्य लोग हैं, उनके आसपास के लोग हैं, उन्हें तुरंत चिकित्सा के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेदांता हॉस्पिटल में बताया जा रहा है कि उनको एडमिट कराया गया है।